अफ्रीका की सेवाओं की आरंभ करने वाले आज अफ्रीका में कितनी सेवाएं हैं। सारा अफ्रीका कवर हो चुका है और अफ्रीका की सेवाओं को 50 वर्ष संपन्न हुए हैं। गोल्डन जुबली मना रहे हैं, लेकिन उसका आरंभ कहाँ से हुआ था? शुरुआत कहाँ से हुई थी? वो हमारी प्रतिभा बहन के जो ताया जी होते हैं, पिता के बड़े फादर, बड़े भाई, उनके द्वारा इस परिवार ने यज्ञ के प्रति बहुत कुर्बानियाँ भी की और बहुत प्यार से सारे परिवार को, यज्ञ को चलाया है। आपकी लौकिक मदर भी आई हुई हैं, परंतु शायद क्लास में नहीं है। उनका दिल था कि मैं ORC देखूं, ORC जाऊं, तो प्रतिभा बहन श्रवण कुमार बनकर उनको लेकर के आएगी। तो प्रतिभा बहन बहुत अच्छी स्पीकर है। आप समझ सकते हैं शुरू में तो कोई हैंड्स नहीं होते हैं, खुद सब कुछ करना। और ये तो छोटी सी थी, लेकिन बाबा ने इसकी छोटी सी आयु को भी सेवा में लगाया। तो कितनी पद्म भाग्यशाली है जो अपना बचपन भी यज्ञ में, सेवा में कुर्बान किया है। तो भरपूर तालियों से स्वागत है। ओम शांति। आज गॉडली स्टूडेंट होने के नाते हमारे 4 सब्जेक्ट हमें याद आते हैं: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ज्ञान तो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन दुनिया में भी बहुत ज्ञान बढ़ गया है। एक क्लिक करो और ज्ञान ही ज्ञान है। छोटेपन से ही मैं बहुत इंक्विजिटिव थी। कोई मुझे कुछ कहे तो सबसे पहले हमारा शब्द था वाई। सब बातों में वाई। कोई कहेगा ये वहाँ रख दो, तो बहुत छोटी थी तब से पूछती थी वाई। और जो वाई का आंसर मुझे लॉजिक नहीं मिलता तो मैं नहीं करूँगी, कोई भी हो। लेकिन जो मुझे लॉजिक मिला तो मैं आउट ऑफ वे जा कर के भी करूँगी, कुछ भी हो जावे। तो बहुत प्रश्न उठते थे माइंड में। यंगस्टर्स नॉवल और स्टोरी बुक्स पढ़ते थे, मैं एनसाइक्लोपीडिया और डिक्शनरी पढ़ती थी। लोग हंसते थे मेरे पर। लेकिन जब ये साइंस का बहुत बढ़ गया तो हमने समझा कि जो हम ये बातों में जाएंगे तो हम ड्राउन हो जाएंगे, मतलब डूब जाएंगे। लेकिन बाबा का ज्ञान सार, सब बातों का सार, बस एक बार मुरली पढ़ ली तो सब कुछ मिल गया पूरे दिन के लिए जो चाहिए। और योग तो है ही है, उसके बिना तो हमारा दिन शुरू भी नहीं होता और पूरा भी नहीं होता। लेकिन सेवा की जब बात आती है तो हमने देखा है कि सेवा के लिए लोग भाग भाग करके आ जाते हैं। बहुत प्यार है सेवा के लिए।
तो हम भी छोटेपन से सेवा में बहुत एक्टिव थे, लेकिन करते करते हमने रियलाइज़ किया कि ये जो सब्जेक्ट है ना, वो हमारा तीनों ही सब्जेक्ट को कवर करता है। हम समझते हैं कि सेवा मतलब जो प्लान्स बनते हैं और आत्माओं को बाबा का संदेश देवे, उनको बाबा से संबंध जुड़ाए, नज़दीक लावे। लेकिन उससे भी पहले सेवा में जो बातें आती है, संस्कार मिलन, संस्कार परिवर्तन, वो सब सेवा के फील्ड में होता है। ये सुंदर ऑडिटोरियम या क्लासरूम है, आराम से हम बैठे, ज्ञान सुना, योग भी किया, लेकिन सेवा का फील्ड हमें बता देता है कि हमारी क्या क्या धारणाएं हैं। वो हमने बहुत समय से समझा और सीखा है। तो सबसे पहले सेवा हमारी है। ऐसे नहीं कि हम औरों के लिए करते हैं, लेकिन मेरी तपस्या कहाँ तक है, मेरी धारणा कहाँ तक है, मैंने ज्ञान को समझ करके धारण कहाँ तक किया है, वो सब सेवा के फील्ड में दिखाई पड़ता है। तो मुझे तो लगता है कि वो सब्जेक्ट हमारे लिए पहले है और हमारी प्रैक्टिस है। शुरू में हम जब ज्ञान में आए ना, तो हम लोगों को अव्यक्त मुरली बहुत पसंद थी। अव्यक्त मुरली बहुत अच्छी लगती है। साकार मुरली ऐसे लगता था, यंग थे तब, कि बहुत थोड़ा बोरिंग है, बाबा बहुत रिपीटेशन करता है। एक ही बात। तो यंगस्टर्स को तो अपने पेरेंट्स भी कुछ बोलते हैं तो कहते हैं ना कि घड़ी घड़ी हमको नहीं कहो, मेरे को पता है। तो एक बार हम लोग मधुबन में थे, तो बड़ी दीदी को बोला कि दीदी, डबल फॉरेनर्स का छोटा ग्रुप था, तो दीदी को बोला कि दीदी अव्यक्त मुरली वीक में 2-4 बार हो और साकार मुरली थोड़ी हो। तो दीदी ने इतना अच्छा कहा कि क्या आप लोग पकवान रोज़ खाते हो या दाल रोटी सब्जी सिंपल खाते हो रोज़, नहीं तो बीमार हो जाएंगे, धारण नहीं होगा। मुझे वो बात इतनी अच्छी लगी, तो हमने फिर डेवलप किया कि साकार मुरली को हम कैसे सुने, और उसमें मुझे इतना मिला है कि जो सर्विस के फील्ड में मुझे चाहिए वो सब साकार मुरली में है। अव्यक्त मुरली में तो है ही है, लेकिन वो बहुत हाई लेवल की बात है। तो साकार मुरली में बाबा एक एक बात जो बोलता है, जैसे मक्खन से बाल निकला, या तो मिरवा मौत मल्लू का शिकार, या ऐसी कितनी बातें हैं जो हमारे रोज़ के जीवन में हमें बहुत काम आता है। और उसमें जब हम सेवा पर जाते, तो आपने सुना कि अफ्रीका को 50 इयर्स हो गया। तो 50 इयर्स में सेवाएं तो बहुत रही, लेकिन चैलेंजेस भी इतनी हैं। और उसमें हम आपको क्लियर बात बताते, क्योंकि न्यूज़ बहुत गलत चीज़ें दिखाता है कि अफ्रीका कोई भयंकर या डरने जैसा कॉन्टिनेंट नहीं है, और वहाँ बहुत गर्मी क्योंकि वहाँ काले लोग हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन अफ्रीका इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है। हमारा लौकिक जन्म, अलौकिक जन्म, सरेंडर, सब कुछ अफ्रीका में ही हुआ है। और जब तक मैं सेवा में नहीं गई, तब तक तो हमने वो 4 दीवारों में पैराडाइज ही देखा है, प्रिंसेस की तरफ बड़े हुए। मतलब इतनी लग्जरी, और इतना तो देखना हो तो वो भूमि पर लग्जरी हाईएस्ट है और हार्डशिप भी हाईएस्ट है। स्नो भी है तो गर्मी भी है, माउंटेन्स भी है तो सागर भी है। तो एक बहुत ही अलग प्रकार का सेवा का फील्ड है। और दूसरा कि वो एक कॉन्टिनेंट है, बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट, जिसमें 56 कंट्रीज़ है। यहाँ भी मैं पहुँची तो अकोमोडेशन की मुझे स्लिप मिली, तो आप कहाँ से आए हो? मैंने कहा मैं नायरोबी से आई हूँ। अच्छा, और ये सब जगह होता है, यहाँ की बात नहीं, मधुबन हो या कुछ भी हो। तो बोला अच्छा, तो कहा नायरोबी, मैं कहा अफ्रीका, ओके। फिर मैंने स्लिप पढ़ी
साउथ अफ्रीका। हाँ, तो क्या है कि भारत में अफ्रीका मतलब समझते हैं खाली साउथ अफ्रीका है और कुछ भी नहीं। साउथ अफ्रीका एक छोटा सा देश है और उससे बड़े बड़े देश अफ्रीका में हैं। तो 56 कंट्रीज़ है, बहुत छोटे भी है तो बड़े भी है तो मीडियम भी है। और कॉलोनाइज जब हुआ तो आप डिवाइड करो ना तो 4 भाग में, तो सदर्न अफ्रीका इज़ वेरी वेस्टर्नाइज्ड, एक्सट्रीमली वेस्टर्नाइज्ड, जिसमें 7-8 कंट्रीज़ है। फिर ईस्ट अफ्रीका भारत जैसा है, भारत से बहुत नज़दीक है, हमारे 6 आवर्स की फ़्लाइट है। और मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद सब कुछ है, सब वेजिटेबल्स है, सब ग्रेन्स है, वहाँ पर सब कुछ मिलता है। लेकिन और अफ्रीका में नहीं मिलेगा। और पार्ट ऑफ अफ्रीका में आपको रोटी का आटा चाहे तो कभी नहीं मिलता है। जो वो लोग खाते हैं वही हमें खाना है, हमारी मर्यादा वाला, लेकिन फिर भी। तो और नॉर्थ अफ्रीका इस इस्लामिक, लेकिन वेस्ट अफ्रीका में इट्स फ्रेंच कॉलोनाइज्ड। हाँ, तो सारा फ्रेंच जैसा ही सिस्टम, रोड, पैसा, भाषा, सब कुछ फ्रेंच। और उसमें फिर छोटी छोटी कॉलोनीज़ है, जैसे जर्मन है, इटालियन है, स्पेनिश है, पोर्चुगीज़ है। तो जब हम लोगों ने सर्व अफ्रीका स्टार्ट किया तो इतने साल में 30 इयर्स की एनिवर्सरी के टाइम तो हमने रियलाइज़ किया कि हम लोगों ने तो बहुत स्लो सेवाएं की है। और इतने 30 इयर्स में 17 कंट्रीज़ कवर की है। और वो भी जैसे भारत में थोड़ी सेवा इनविटेशन के बेसिस पर होती है ना, कोई आपको इनवाइट करेगा, आप वो टाउन में जाएंगे, फिर वहाँ थोड़ा सेवा करके ग्रुप बनेगा, वो ग्रुप फिर दादी को लिखेगा कि यहाँ सेंटर चाहिए। बहुत अलग हो, वो वेट करे तो संगम योग भी पूरा हो जावे, कोई इनवाइट नहीं करेगा आपको। हाँ, क्योंकि वो कॉन्टिनेंट प्रॉस्पेरिटी में हाईएस्ट है। जितनी कॉलोनीज़ है वो उनकी प्रॉस्पेरिटी से तो चलता है। हाँ? और गरीब भी बहुत है, तो एक्सट्रीम, सब कुछ एक्सट्रीम वो भूमि पर है। लेकिन सर्व अफ्रीका स्टार्ट करने पर हम लोगों ने ऐसा एक चार्ट बनाया और वो चार्ट में 4 कॉलम थे और 4 कॉलम हम लोगों ने यज्ञ को बताया। तो उसमें एक है कि आप सेवा पर आ सकते हो तो कॉन्टिनेंट पर। हाँ, क्योंकि हमको भाषा चाहिए नहीं, पोर्चुगीज़, स्पेनिश, फ्रेंच ज़्यादा। तो लोगों ने सारे वर्ल्ड से हमें हैंड्स मतलब ऑफ़र किए, बहुत नहीं लेकिन फिर भी। तो वो लोग नाम लिखने लगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको आना है तो आप 6 मास, 1 साल, 2 साल, जितना भी। हाईएस्ट लोगों ने हमें 5 इयर्स दिए। फिर बोला अभी हमको जॉब पे जाना पड़ेगा, इसलिए हम जाते हैं। कोई कोई वहाँ ही सरेंडर हो गए, अफ्रीका में ही सरेंडर हो गए। तो ऐसे भी है जो हमारे सेंटर्स चलाते हैं। और दूसरा कॉलम था कि आप नहीं आ सकते हो, आप लोकली आपके सेंटर में सेवा दो। 1 साल, 2 साल, तो आपकी कोई बहन होगी तो वो आएगी। तो इस प्रकार से भी हमारे पास हैंड्स आए। तीसरा कॉलम था योग का। आप अमृत वेला कर लो, आपकी मुरली का योग कर लो, शाम का कर लो। उस अलावा आप कितना योगदान हमें दे सकते हो, आधा घंटा स्पेशल वो सेवा के लिए। तो ऐसे भी बहुत नाम हमारे पास आए कि हम योग कर रहे हैं। और लास्ट धन की सेवा, आपके सेंटर का जितना भी खर्चा निकले सब कुछ आपका खर्चा, उसके अलावा जो आपके पास कोई एक्स्ट्रा सेवा के लिए है तो आप हमको बता सकते हैं। सब कॉलम बहुत धूमधाम से भर गए पूरे। लेकिन एक इंसिडेंट आपको मैं बताऊं कि अमेरिका में मैं और वेदांती बिन गए थे, मैं क्लास करा रही थी तो एक छोटी सी बच्ची ऐसे बैठी थी और उसकी मदर के साथ आई थी, अमेरिकन कुमारी, छोटी सी 8 साल की।
तो हम तो समझते ना, छोटे छोटे तो खेलते रहते हैं, यहाँ देखते वहाँ देखते। और हमने ये सुनाया, तब तो सर्व अफ्रीका चल रहा था, तो बस थोड़ा हुआ, फिर क्लास पूरा हो गया। 1 साल के बाद मुझे उसकी टीचर मिली मधुबन में, तो मेरे को $165 एंड अ फ्यू सेंट्स दिया। तो मैंने कहा ये क्या है? तो बोला आपके सर्व अफ्रीका के लिए है। अच्छा, तो बोला हाँ, आपको याद है आप जब क्लास करा रही थी तो एक छोटी सी कुमारी थी अमेरिकन? मैंने कहा हाँ। तो उसने घर जाके पूछा उसकी मम्मा को कि मम्मा वेयर इज अफ्रीका? तो मैप पे उसकी मदर ने दिखाया, और उसने फिर नोटिस किया टेलीविज़न में भी। तो वो इतनी खुश हो गई कि मुझे तो छोटी पिकी बैंक में वो पैसा डालती रहती थी, 10 सेंट्स, 5 सेंट्स, $1, जो भी उसके पास पॉकेट मनी है। तो और उसने वो $165 भेजे 1 साल के बाद। आप विचार करो कि वो कुमारी इतनी छोटी सी, उसको क्या समझ है 8 साल की, लेकिन फिर भी उसने कितने ध्यान से सुना होगा, तो उसने भेजा। तो एक वो बात है। दूसरा कि अफ्रीका में कोई बहुत ही रिलीजन के नाम से भी बहुत स्टॉन्च कंट्रीज़ भी है। उसमें खास एक कंट्री है एरिट्रिया करके, वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस है, और इतना स्ट्रिक्ट कि और कोई भी प्रैक्टिस वहाँ चले तो वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कैथोलिक को थोड़ा करते हैं, प्रोटेस्टेंट को, लेकिन और किसी को नहीं। और हम लोगों ने वहाँ सेंटर खोला, तो 3 गए, एक टीचर, अनुभवी टीचर, और 2 लोकल टीचर्स नए। तो 3 लोग गए, रेंट पर हमने अपार्टमेंट लिया और सारा उसको वो किया, सजाया, और सेवाएं शुरू हो गई। बहुत अच्छी सेवा। यूनाइटेड नेशंस का कॉम्प्लेक्स था जहाँ उनके स्टाफ रहते थे, वहाँ हमें रेंट मिल गया, तो सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी। और उसके बाद फिर एक बहन जो मेन थी ना, उसका वीज़ा बढ़ा नहीं, इसलिए उसको वापस आना पड़ा। फिर दूसरे भाई का भी नहीं बढ़ा, तो उसको भी आना पड़ा। और ये तीसरे भाई का अभी वीज़ा था, वो लोकल केनियन भाई था, तो बहुत खुश था। लेकिन कोई सेंटर में जल्दी आता नहीं है, तो बहुत इंतज़ार करते हैं ना नए नए सेंटर्स में। तो एक दिन लोकल एरिट्रियन 5 भाई आ गए, तो ये इतना खुश, तो उन्होंने पूछा कि आप यहाँ क्या करते हो? तो बोला हम ये करते हैं, ये करते हैं, सारा ज्ञान सुनाने लग गया। और इतना खुश कि देखो बाबा ने मुझे बाबा के बच्चे भेजे। तो 1 घंटे के बाद ये लोग ने कहा यू आर अंडर अरेस्ट, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। तब मैं और वेदांती बेन अमेरिका से लंदन आ रहे थे, और फ़ोन आया कि मुझे ये लोग ले जा रहे हैं। तो अभी क्या करें? तो लंदन लैंड होके दादी, निसार भाई, हम सब सोच रहे थे क्या करें, किसी को जाना पड़ेगा। और जाने में एटलीस्ट 2 वीक्स का वीज़ा का एप्लीकेशन होता है, तो 2 वीक्स में ये भाई को क्या होगा। और ये लोग तो ले गए उनको, ले गए तो फ़ोन भी डिस्कनेक्ट हो गया, अभी तो उससे बात भी नहीं कर सकते, और उनको प्रिजन में डाल दिया। बाबा के बच्चे, और प्रिजन में कोई का मतलब पॉसिबल हो सकता है कि उनके लाइफस्टाइल से वो प्रिजन में जावे भी, लेकिन ये भाई तो इतना कि लाइफ में उसने कभी भी सोचा भी नहीं होगा कि प्रिजन देखी है। लेकिन रिलीजन के बेसिस पर, उनको लगा ये रिलीजन है, तो फ्राइडे को डाल दिया। और हम लोग बहुत मेहनत कर रहे थे कि कोई जावे। तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे को उन्होंने छोड़ा उनको, उनके बिहेवियर और सब बातों से, और कहा वी आर डिपोर्टिंग यू, कंट्री से डिपोर्ट करते हैं। अभी कल्याणकारी ये था कि वीक में 1 ही बार फ्लाइट्स निकलती है वहाँ से, तो 1 वीक तो पूरा मिलेगा। तो फिर 1 वीक मिला, उसमें उसने हमको पूछा, सेंटर खाली कर दिया, लोगों के घर में दे दिया, ये किया वो किया।
और जितना पैक कर सका उसने पैक कर लिया और वो निकल गया। तो काफ़ी जैसे हमारा स्वभाव, ह्यूमन स्वभाव, ब्राह्मण स्वभाव नहीं, शायद ब्राह्मण स्वभाव भी होगा, थोड़ी चिंता करते ना। पूरा वीक हम लोगों ने बहुत वरी किया कि ये भाई एक बहुत अच्छा हैंड है, पुट ऑफ हो जाएगा। हाँ, लाइफ में कभी भी कोई भी सेंटर या सेवा में जाने के लिए तैयार नहीं होगा। हाँ, तो बाबा हमें क्या कहते, निर्भय बच्चे, हाँ, एवर रेडी बच्चे। तो ये आया, हम लोगों ने उसको इतना केयर किया, इतना मतलब और वो तो हंसता है। हाँ, वो बोलता है कि प्रिजन में जाके कौन सेवा करेगा। हाँ, तो बोलता मैं तो कुछ भी नहीं खाता, 3 दिन कुछ भी नहीं खाया वहाँ। तो उसके जो इनमेट्स थे ना, उसको एक बनाना सबको मिलता था तो उसको दे देते थे। हाँ, कि तुम खाओ, और ये वहाँ ज्ञान सुनाता है। समझ में आया? तो हमने सोचा वो कभी कहाँ नहीं जाएगा। अभी भी एक सेंटर, वो एक कंट्री वो संभालता है अभी भी। तो वो मोन्रोविया, लाइबेरिया, तो वो अभी भी संभालता है। तो ऐसी बात नहीं है कि सेवा के फील्ड में हमें परीक्षाएं आवे तो हम पुट ऑफ हो जावे, क्या बोलते हैं, डिसहार्टन हो जावे और हम फिर आज से कभी भी नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। ये हमें ज्ञान, योग और धारणा पक्का बनाता है। हाँ? तो ऐसे बहुत एक्सपीरियंसेस है, अच्छे और थोड़े चैलेंजिंग। हाँ, एक बार मैं 4-5 कंट्रीज़ में चक्कर लगा रही थी, तो नेचुरली मुझे लास्ट किचन की फैसिलिटी मिल रही थी 3 कंट्रीज़ के पहले। तो मुझे 3 कंट्रीज़ का फिर सोचना है, एक जब 4-4 दिन, हाँ, तो मैं क्या खाऊंगी। तो नेचुरली हम थोड़ा ऐसे बना लेते हैं, लेकिन वो भी बहुत थोड़ी चलता है इतना। और लास्ट मेरी कंट्री थी, मैं सोमालिया जा रही थी। सोमालिया तो आप लोगों ने सबने सुना होगा, वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग कंट्रीज इन अफ्रीका और वर्ल्ड में भी। तो मैं एयरपोर्ट गई, चेक इन हुई, फिर जब क्यू में खड़े थे ना, तो मैंने भी नोटिस किया, क्योंकि लोग मुझे घड़ी घड़ी देख रहे थे। तो एक तो मेल, सब मेल, एक भी पैसेंजर फीमेल नहीं मोगादिशु के लिए। और जज करते हैं ना, वाइट साड़ी, स्किन, हाँ, ये इंडियन लेडी साड़ी वाली कहाँ जा रही है और क्यों जा रही है। तो कोई कोई हमको पूछते हैं, कोई कोई नहीं पूछते, देखते रहते हैं। तो मैंने भी नोटिस किया कि पूरी क्यू में मैं एक ही हूँ और कोई लेडी तो है नहीं, और मुझे तो होटल में रहने का था और वहाँ प्रोग्राम्स करना था। मेरे को थोड़ा नॉलेज तो था कि वो कंट्री इतनी वॉर टॉन है, इतनी वॉर टॉन कि उसमें हम कंट्री में अंदर तो जा भी नहीं सकते हैं। यूएन वालों ने एक एरिया बनाया है, ग्रीन जोन और रेड जोन। रेड जोन में वहाँ के लोकल लोग ही जाते हैं, मोगादिशु मतलब सोमाली लोग, और ग्रीन जोन में फॉरेनर्स और ये सब होते हैं। हमारी होटल भी ग्रीन जोन में है। एक सिटी में ऐसी जैसे स्ट्रक्चर है। मैं गई, मैं होटल में रही, और वहाँ होटल में तो स्टाफ की सेवा की, जो गेस्ट आते हैं उनके लिए भी प्रोग्राम्स किए। मैंने होटल के मैनेजर, टर्किश था, उसको बोला मुझे मोगादिशु में अंदर जाना है। बोला मैम आई डोंट नो व्हाई यू वांट टू गो, क्योंकि आप ऊपर से देखो ना बालकनी से, तो आपको सारे डस्ट वाले रोड्स दिखाई पड़ते हैं पूरे। और उसमें क्या चलता है, कार्स तो बहुत कम है लेकिन बहुत कम, यहाँ जैसा ट्रैफिक नहीं है। लेकिन वो क्या बोलते हैं उसको, वो जो वॉर में ले जाते हैं, हाँ, टैंकर्स, वो टैंकर्स चलती रहती है। हाँ, और फिर मैंने वो भाई को बोला मुझे अंदर जाना है। बोला मैम अंदर फॉरेनर को जाने के लिए होटल वालों की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको बुलेट प्रूफ कार हायर करना पड़ेगा, $500 पर डे। हाँ, और फिर भी आप जो सेफ नहीं हो
तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तुमको जितने प्रोग्राम करने हैं यहाँ करो मेरी होटल में, मैं सब कुछ अरेंज करके दूंगा, लेकिन प्लीज़ मुझे ये नहीं कहो मुझे वहाँ जाना है। तो शाम को मैं बालकनी में बैठ कर के योग कर रही थी, टैंकर्स देख रही हूँ जो मैंने कभी लाइफ में देखे नहीं थे। मैंने तो खाली टेलीविज़न पे ही देखे थे, अभी तो बहुत देखे, लेकिन और फिर बाबा ने कहा कि सर्विस करनी है, डिससर्विस नहीं करनी है। हाँ, तो देखो ये भी एक बात अंदर आ गई। तो मैंने अपने आप को समझा लिया कि मुझे सिटी में नहीं जाना है, 4 दिन में यहाँ रह कर के सेवा करूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता था मैं कहाँ वॉक करूँ, नहीं तो मैं वो एरिया में ग्रीन जोन में वॉक कर रही थी, मेरे डॉक्यूमेंट्स सब मेरे साथ, कहाँ भी मैं छोड़ती नहीं। तो वॉक कर रही थी तो सोल्जर्स आ गए मशीन गन के साथ, हाँ, और मेरे को बोलते कि बैग फेंक दो। हम उसकी भाषा थोड़ी समझते हैं, वो तो अरबिक बोलते हैं। तो मैंने बैग फेंक दिया। फिर मेरे को पूछते हैं कोई ब्रोकन इंग्लिश में कि हु आर यू, और आप क्या कर रहे हो। तो ऐसे मेरे को राउंड में रखा। तो मैंने कहा कि मैं तो खाली यहाँ मेरी हॉलिडे करने आई हूँ। हाँ, वीज़ा भी मैंने ऐसे ही लिया था, क्योंकि मैंने कहा मैं पूरी दुनिया में चक्कर लगाती हूँ मेरी हॉलिडे में। तो मुझे लगा हमारी अफ्रीका कोई मैंने कभी देखा नहीं है। तो मैं न्यूज़ में पढ़ती रहती हूँ, देखती रहती हूँ कि सोमालिया बहुत पीसलेस है। तो मैंने सोचा आज की हॉलिडे मेरी इस बार की मैं सोमालिया जाऊँ। ऐसे तो नहीं कह सकते कि हम सेवा के लिए ब्रह्मा कुमारी आए हैं। अच्छा, ओके ओके। तो इतने खुश हो गए, मेरे को इतना रिस्पेक्ट किया और बातें। और वो इंग्लिश समझने वाला दूसरों को सुनाता है कि हम क्या करते हैं। बताया मैंने कि मैं मेरी पर्सनल लाइफ क्या है। तो इनडायरेक्ट इस प्रकार की सेवा भी हो जाती है। सेवा में तो काउंट हो जाता है, क्योंकि बीज तो पड़ गया ना, जब भी उसको जर्मिनेट होना हो। और ऐसे करते मेरे को जाने दिया, बोला आप जाओ। डॉग्स लोगों ने मुझे स्निफ किया, सब किया, लेकिन मैंने चेक किया जाकर के होटल में कि मैं डर गई थी। तो हाँ, मैं डर गई थी। एटलीस्ट 2-3 मिनट के लिए मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि मैंने सोचा मेरे को ये जो लोग ले जाएंगे तो मैं अपने लोगों को कैसे बताऊंगी मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ। नहीं तो और मैंने फिर इतना डीप सांस लिया और फिर मैं बैठ गई होटल में और अपने आप को मतलब संभाला, क्योंकि मैं अकेली थी और तो कोई है नहीं। तो ऐसे फील्ड भी है, लेकिन हम ये नहीं कहें कि पूरा कॉन्टिनेंट ऐसा है। पूरे कॉन्टिनेंट पे हम अकेले भी सब जगह सेवा में जाते हैं। तो मुझे ये लगता है कि जो बाबा की मुरली साकार और अव्यक्त दोनों हमें सेवा के फील्ड में, पुरुषार्थ के फील्ड में, तपस्या के फील्ड में, ज्ञान मार्ग में बहुत सपोर्ट करता है। दूसरा, क्विकली एक ही बात सुना दो, मुझे पता है टाइम हो गया है, कि हम यूनाइटेड नेशंस के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनेप है, तो वहाँ पर भी हमको जाना पड़ता है। तो एक बार हमारे यूएन वालों की मीटिंग ऑक्सफोर्ड में हुई, दादी भी थी। तो मोहिनी बहन ने कहा, दादी ये यूएन की मीटिंग बहुत अच्छी है और सेवाएं भी बहुत अच्छी है, लेकिन हमारा बहुत टाइम जाता है। आप आधा दिन 2 दिन बैठो तो आपको 5 मिनट बोलने को मिलता है। दादी ने कहा, नहीं, कभी भी ऐसे आप लोग नहीं बोलो, वो भी तपस्या है। इतने घंटे बैठना वो भी तपस्या है। हमने बुद्धि में इतना पक्का ले लिया कि कोई के लिए पता है अपॉइंटमेंट के लिए वेट करना पड़ता है, तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। नहीं, हम तपस्या कर रहे हैं और ऐसे करते हम सेवा के फील्ड में ऐसे पॉइंट्स यूज़ करते हैं। तो अभी 2 साल पहले एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही थी डेजर्टिफिकेशन ऊपर, कि पूरा ये जो धरती है ना वो पूरा डेजर्ट बन जाएगा, और कितना सॉइल और सब उड़ रहा है सॉइल इरोजन में। तो 2050 में कोई जगह ही नहीं होगी जहाँ हम एग्रीकल्चर फार्मिंग कर सकेंगे। तो ऐसी ऐसी बातें, वो बहुत साइंटिफिक चीज़ें हैं। तो हम वो कॉन्फ्रेंस में 7 लोग गए थे हमारे यज्ञ से,
और ऐसे करते मैं है ना एक सेशन में थी ना, तो वहाँ हमारे वो ईशा फाउंडेशन वाले सद्गुरु जी भी थे। तो भगवान ने स्माइल करके कहा कि एक बात मुझे ऐसी बताओ कि मैं रिटायर हो जाऊं। तो ये लोग ने सॉइल लिया, मिट्टी ली और उसका एक छोटा सा शेप बनाया, हाँ, ह्यूमन का, बच्चे का, और वो जीवंत कर लिया, मतलब क्लोनिंग और ये सब कहते ना। तो भगवान ने फिर स्माइल करके कहा कि वो मैं मान गया कि आपकी साइंस की ताकत बहुत है, लेकिन मिट्टी आप लोगों ने मेरी यूज़ की, आपकी अपनी मिट्टी बनाओ, फिर मैं रिटायर हो जाऊंगा। पॉसिबल है? 5 तत्व हम बना सकते हैं, बिगाड़ा है लेकिन बनाया नहीं है। तो इतने अच्छे अच्छे वर्कशॉप्स वो कॉन्फ्रेंसेस में हम करते हैं, जैसे बाबा कहते हैं ना, प्रकृति जीत बनो, या पुरुष और प्रकृति, हाँ। तो ये बातों पर उनको सुनाते, तो वो बाबा की मुरली से ही आता है। वो लोग डायरेक्ट तो नहीं मानेंगे, ये साइंस वाले, उसको थोड़ा ट्विस्ट करके रूपरेखा वो करके प्रेजेंट करना पड़ता है। तो ऐसी ऐसी सेवाएं हमारी चलती है। तो यूएन में जो हेडक्वार्टर्स है हमारा यूनेप का, तो वहाँ पर मैं बहुत 40 इयर्स से सेवा दे रही हूँ, लेकिन वो लोग हमको कभी भी एक्नॉलेज नहीं करते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी है। अभी जब से यज्ञ बहुत एक्टिव होने लगा क्लाइमेट चेंज और कॉप कॉन्फ्रेंसेस में, तो उन्होंने ही हमको इनवाइट किया कि आप लोग एक्रेडिटेशन करो यूनेप में। तो दादी ने मुझे कहा कि आप बन जाओ रिप्रेजेंटेटिव, तो हम बन गए। तो अबाउट 8 इयर्स 9 इयर्स से हम वहाँ मीटिंग में रेगुलर जाते हैं, नायरोबी में, वहाँ वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स है। तो कुछ भी नहीं, हमको हमेशा रजिस्टर होना है और फिर वो करना है। तो 3-4 साल के बाद ये लोग इतने हमारे से यूज्ड टू हो गए कि आप लोग इतने डिसिप्लिन है, यही आपका यूनिफॉर्म है और आप इतने डेडिकेटेड हो आपके काम में। तो ऐसे करते उन्होंने लेटर भी भेजा हम 3 बहनों को। एक डॉक्टर है, लोकल केनियन है, डॉक्टर आलूसाला, साइंटिस्ट है, और एक दूसरी बहन जो जिम्बाब्वियन है, और मैं। तो बोला कि वी आर सो इम्प्रेस्ड विथ योर डेडिकेशन। भले हम लोगों ने इतना भाषण नहीं किया वहाँ, लेकिन आपके डेडिकेशन से हम इतने इम्प्रेस है कि हम आपको अभी ग्राउंड पास देते हैं। ग्राउंड पास का मतलब क्या है कि वो जो यूएन में काम करने वाले लोग होते हैं ना, वो, और जैसे आप वॉक इन एंड वॉक आउट, जब भी यू आर वन ऑफ द स्टाफ दे, तो ये भी एक बहुत ही जैसे बड़ी सेवा है कि उन्होंने वो नोटिस किया, वो भी बहुत बड़ी बात है। बोला आपका टाइम इतना वैल्यूबल है कि हमको नहीं चाहिए आप वो रेगुलर गेस्ट के रूप से आओ, यू आर पार्ट ऑफ अस। तो वो भी पेनिट्रेशन बहुत अच्छी बात है। तो कोई एक भाई हमको हंसने लगा, बेन आपको वीज़ा का बहुत प्रॉब्लम सब जगह होता है ना, तो कभी यूएन आपको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी दे देगी। मैंने कहा आप कल्पवृक्ष के नीचे बैठे हो तो हमको थोड़ी नाम चाहिए, लेकिन हमारा सेवा का फील्ड थोड़ा इजी हो, हाँ? तो ऐसा फील्ड पे हम सेवा करते हैं। ओम शांति।